जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां दूर दूर तक पानी नहीं है। कोई नल नहीं, कोई बोतल नहीं। तो सवाल है, आप जिंदा कैसे रहेंगे? हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों ने ठीक यही किया, एक ऐसे ज्ञान का इस्तेमाल करके जो आज लगभग खो चुका है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, आखिर वो जमीन के नीचे छिपे पानी को ढूंढते कैसे थे? देखिए, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा विज्ञान था जो पूरी तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने पर आधारित था। इसका जवाब किसी मशीन या सैटेलाइट में नहीं था। ये तो जमीन की अपनी एक लय, अपनी एक भाषा को समझने में छिपा था। पेड़ों की फुसफुसाहट, चट्टानों के रंग, वो संकेत जिन्हें आज हम देखना शायद भूल गए हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है। आज हम जो भी ज्ञान साझा कर रहे हैं वो सीधे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की एकेडमिक रिसर्च से आ रहा है, जो इस प्राचीन विज्ञान की गहराई को खंगाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानेंगे। हम पानी की प्राचीन खोज से शुरुआत करेंगे, फिर द कारगिल नाम के विज्ञान में गोता लगाएंगे, अलग अलग तरह की जमीन के बारे में जानेंगे, पानी खोजने के खास तरीकों को समझेंगे, शुद्धिकरण की तकनीकों को देखेंगे और आखिर में इस पर बात करेंगे कि ये सब आज भी क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि शुरुआती सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसीं, लेकिन इंसानियत का असली विस्तार तो तब शुरू हुआ जब हमने जमीन के नीचे यानी भूजल को खोजना सीख लिया। ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम था। इस कमाल के ज्ञान का एक नाम भी था, द कारगिल। और इसके पीछे कौन थे? इसके पीछे थे प्राचीन भारतीय ऋषि, जिन्होंने दशकों तक प्रकृति को बहुत ध्यान से देखकर इस विज्ञान को विकसित किया। महान विद्वान वराहमिहिर ने इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है, जिसके द्वारा जल की प्राप्ति हो। मतलब द कारगिल वो विज्ञान है जो प्रकृति के इशारों को पढ़कर जमीन के नीचे पानी का पता लगाता है। यहीं द कारगिल का सबसे बुनियादी सिद्धांत छिपा है। सोच कितनी गहरी है, पृथ्वी को एक जिंदा शरीर की तरह देखना। जैसे हमारे शरीर में खून ले जाने वाली नसें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जमीन के नीचे पानी की शिराएं या नसें होती हैं। उनका ऑब्जर्वेशन मतलब कमाल का था। वो सिर्फ मिट्टी का रंग और उसकी बनावट देखकर बता सकते थे कि नीचे का पानी कैसा होगा। जैसे अगर मिट्टी नीले रंग की है तो इसका मतलब था कि वहां मीठा पीने लायक पानी मिलने की उम्मीद है। अब प्राचीन ऋषि ये भी समझते थे कि हर जगह एक ही फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए पानी की खोज शुरू करने से पहले उन्होंने जमीन को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा। तो ये 4 तरह की जमीन थी। जाबल देश यानी सूखी जमीन, अनूप देश जहां पानी आसानी से मिल जाता है, मरु देश मतलब रेगिस्तान, और शिला देश यानी पथरीला इलाका। यह वर्गीकरण बहुत जरूरी था क्योंकि हर जमीन के अपने अलग संकेत थे। तो चलिए अब देखते हैं इस विज्ञान का प्रैक्टिकल साइड कि अलग-अलग जमीनों पर पानी ढूंढने के क्या संकेत थे। मान लीजिए आप एक सूखे इलाके यानी जावल देश में हैं। अगर वहां वेंतस का पेड़ मिलता है तो ग्रंथों के हिसाब से उस पेड़ से 3 हाथ पश्चिम में लगभग 1.5 पुरुष की गहराई तक खोदना होता था। और पुरुष एक पुराना माप है जो करीब 6 फीट का होता है। उन्हें ये तक पता था कि खोदते वक्त क्या मिलेगा। पहले एक पीला मेंढक, फिर पीली मिट्टी और फिर एक पत्थर, जिसका मतलब था कि पानी अब पास है। डिटेलिंग देखिए कितनी गजब की है। अगर जामुन के पेड़ के पास दीमक का टीला मिल गया तो ये और भी पक्का इशारा था। वहां से 3 हाथ दक्षिण में 2 पुरुष यानी लगभग 12 फीट खोदने पर मीठा पानी मिलने की पूरी संभावना होती थी। अब पथरीले इलाके यानी शिला देश में ध्यान पेड़ पौधों से हटकर पत्थरों पर चला जाता था। यहां पत्थरों के रंग और चमक की तुलना प्रकृति की दूसरी चीजों से की जाती थी। जैसे मोती या सोने जैसी चमक वाले पत्थर पानी का संकेत देते थे, वहीं राख या ऊंट की खाल जैसे दिखने वाले पत्थर बताते थे कि यहां पानी नहीं है। इन खास इलाकों के अलावा कुछ यूनिवर्सल साइन भी थे जो कहीं भी काम आ सकते थे, जैसे सूखे खेत के बीच में हरी घास का एक छोटा सा टुकड़ा या जमीन से भाप या धुआं सा निकलना। यहां तक कि जमीन पर पैर पटकने से आने वाली खोखली आवाज भी पानी का संकेत हो सकती थी। तो बात सिर्फ पानी ढूंढने तक ही नहीं थी, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने पानी को साफ और पीने लायक बनाने के भी तरीके ढूंढ लिए थे। एक खास तरह का चूर्ण बनाया जाता था जिसे कुएं के पानी में मिलाते थे। इसमें अंजन, मुस्ता यानी नटग्रास, उशीर यानी वेटिवर, आंवला और कतक फल जैसी चीजें होती थीं।
और ग्रंथ दावा करते हैं कि ये आसान सा नेचुरल फॉर्मूला गंधला, कड़वा, खारा, बेस्वाद या दुर्गंध वाला पानी निर्मल, मधुर, सुगंधित और कई अन्य गुणों से युक्त हो जाता है। सोचकर देखिए कितना पावरफुल था ये। तो सवाल यह है कि आज के जमाने में इस पुराने ज्ञान का क्या मतलब है? ये प्राचीन सिस्टम हमें आज क्या सिखा सकता है? जब हम दोनों अप्रोच को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प फर्क नजर आता है। द कारगिल ऑब्जर्वेशन पर आधारित था, होलिस्टिक था और प्रकृति से गहरा जुड़ा हुआ था, जबकि आज के तरीके टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और क्वांटिटेटिव हैं। आखिर में द कारगिल सिर्फ कुछ तकनीकों का सेट नहीं था, ये तो एक पूरा वर्ल्ड व्यू था, ज्ञान की एक ऐसी प्रणाली जो पीढ़ियों से चली आ रही थी और इंसानों को उनके पर्यावरण से सीधे जोड़ती थी। और यही हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज जब हमारे पास सैटेलाइट्स और सेंसर्स हैं, तो क्या हम उस विज्ञान से कुछ सीख सकते हैं जो सिर्फ एक पेड़, एक पत्थर या जमीन की आवाज को सुनकर काम करता था?